नमस्ते दोस्तों। तो पिछले भाग में हमने बात की ईमेल के मूल प्रारूप यानी कि बेसिक फॉर्मेट के बारे में और साथ ही ईमेल के कुछ फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस के बारे में। तो इस भाग में क्या सीखने वाले हैं हम? आइए देखते हैं। इस भाग में हम बात करने वाले हैं कुछ एक्सेप्टेबल एब्रिविएशंस के बारे में, कुछ ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में जिनका प्रयोग ईमेल लिखते समय किया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जो कि ईमेल लिखते समय करना वर्जित है, जो बातें नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां भी जानेंगे, कुछ ऐसे समय भी जानेंगे जब ईमेल को नहीं लिखना चाहिए, जब ईमेल को लिखना सही नहीं रहेगा। तो आइए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है सम एक्सेप्टेड एब्रिविएशंस। तो कई बार जब आप अपने दोस्तों से मैसेज लिखकर बात करते हैं तो समय बचाने के लिए शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं ना। तो आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जैसे आप अपने मैसेजेस को लिखते समय शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल ईमेल में भी किया जा सकता है। पर ईमेल तो एक औपचारिक माध्यम है बातचीत करने का। और सोचिए, अगर इस औपचारिक माध्यम में बात करते समय हमने बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल कर दिया जो कि सामने वाले व्यक्ति को समझ ही नहीं आए, तो ऐसे में क्या होगा? हमारा ईमेल लिखना ही बेकार हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा कि आखिर करना क्या है उसको, है ना। तो बस इसीलिए ही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि औपचारिक तो है ही, पर उसको हर कोई समझता भी है। जो भी लोग ईमेल लिखते हैं या ईमेल को पढ़ते हैं, वह सभी लोग उन शॉर्ट फॉर्म्स को समझते हैं। तो आज हम उन शॉर्ट फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, उनका मतलब क्या है उसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ उनका इस्तेमाल कब किया जा सकता है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहली शॉर्ट फॉर्म क्या है। पहली शॉर्ट फॉर्म है FYI, जिसका मतलब होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति को ईमेल के जरिए कोई जानकारी देना चाहते होते हैं। जैसे कि आपको कोई जानकारी देनी है किसी व्यक्ति को, तो आप फॉर योर इंफॉर्मेशन पूरा लिखने की बजाय लिख सकते हैं FYI, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दिस। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अगली एब्रिविएशन है FYI&A, फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन, आपकी जानकारी और आपकी कार्रवाई के लिए। ऐसा हम तब लिखते हैं जब हम किसी व्यक्ति को कोई जानकारी तो दे ही रहे हैं, साथ साथ हम इस पर उससे कोई कार्रवाई भी चाहते हैं, कोई एक्शन भी चाहते हैं। तब हम उनको ये बताने के लिए कि ये सब बातें आपको हम बता रहे हैं और इस पे आप ऐसा एक्शन लीजिए, तब हम बताने से पहले लिखते हैं FYI&A, आपकी जानकारी और आपकी कार्रवाई के लिए। अगली एब्रिविएशन है PFA, जिसका मतलब है प्लीज फाइंड अटैच्ड, कृपया संलग्न फाइल या दस्तावेज को प्राप्त करें। ये हम तब लिखते हैं जब हम अपने ईमेल के अंदर कोई फाइल या कोई डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं और हम पढ़ने वाले का ध्यान उस डॉक्यूमेंट के ऊपर केंद्रित करना चाहते हैं। तब हम उनको बताने के लिए कि हमने ये डॉक्यूमेंट अटैच किया हुआ है, हम लिखते हैं PFA, प्लीज फाइंड अटैच्ड। इसके बाद अगली एब्रिविएशन है ASAP। ये हम मैसेजेस में भी बहुत यूज करते हैं। ASAP का मतलब है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। इसका मतलब है ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम सामने वाले व्यक्ति को किसी बात की जल्दी, किसी बात की अर्जेंसी समझाना चाहते हैं। हम उनको कहना चाहते हैं कि इस बात के ऊपर कार्रवाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए। तब हम लिखते हैं प्लीज डू दिस ASAP, जिसका मतलब है एज सून एज पॉसिबल। अगली एब्रिविएशन है KRA। KRA की फुल फॉर्म होती है की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, और इसका मतलब होता है प्रमुख जिम्मेदारी क्षेत्र। जैसे कि आपको किसी व्यक्ति को समझाना है कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर उनको क्या क्या काम करना है, तो आप उनको KRAs बोलते हैं, प्रमुख जिम्मेदारी क्षेत्र।
तो आप लिख सकते हैं प्लीज सी योर KRAs, कृपया अपने प्रमुख जिम्मेदारी क्षेत्रों पर ध्यान दें, उनको देखें। अगली एब्रिविएशन है EOD, जिसका अर्थ होता है एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में। जैसे आपको किसी कार्य की अंतिम अंतिम समय तय करना हो, अंतिम तिथि पे क्या समय तक वो कार्य किया जा सकता है, डेडलाइन सेट करनी हो, तब आप लिखते हैं एंड ऑफ द डे। जैसे कि आपका कोई प्रोजेक्ट है जो कि आप चाहते हैं आज शाम को दिन के अंत तक पूरा हो जाए, आज की डेट में दिन के अंत तक, तब आप लिखते हैं प्लीज डू इट बाय टुडे EOD, एंड ऑफ द डे। यानी कि आपने उस प्रोजेक्ट की एक डेडलाइन सेट कर दी। अगली एब्रिविएशन है MOM। MOM का मतलब होता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का विवरण। जैसे कि आपने कोई मीटिंग अटेंड की और अब आप ईमेल के जरिए सब लोगों को उस मीटिंग में क्या क्या हुआ उसके पॉइंट्स बनाकर बताना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। और मिनट्स ऑफ द मीटिंग की जगह आप अपने ईमेल में लिख सकते हैं MOM, प्लीज फाइंड द MOM ऑफ टुडेज मीटिंग, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। तो ये थी वो शॉर्ट फॉर्म जिनका प्रयोग आप ईमेल लिखते समय कर सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति आराम से इन शॉर्ट फॉर्म्स को समझ जाएगा, क्योंकि हर ईमेल लिखने वाला व्यक्ति जो कि औपचारिक रूप से ईमेल को लिखता है, वह इन शॉर्ट फॉर्म्स को समझता ही है, और हर व्यक्ति को ये शॉर्ट फॉर्म्स आनी भी चाहिए। तो आप इनका भविष्य में जरूर इस्तेमाल करें और अपना समय बचाएं। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल। आइए देखें कि ऐसी क्या चीजें हैं जो ईमेल लिखते समय नहीं करनी चाहिए, क्या बातें ईमेल में नहीं लिखनी चाहिए। इसमें सबसे पहला आ रहा है इमोटिकॉन्स। इमोटिकॉन्स क्या होता है? इमोटिकॉन्स होता है हंसने या रोने वाले चेहरे, जो कि आप जब व्हाट्सएप पर बात करते हैं तब इस्तेमाल करते हैं ना, किसी से मैसेज पे बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो इमोटिकॉन्स आप व्हाट्सएप पर बात करते हुए यूज करते हैं, उनको कृपया व्हाट्सएप तक ही सीमित रहने दें और उनका इस्तेमाल ईमेल्स में ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि ईमेल बातचीत करने का एक औपचारिक माध्यम है और औपचारिक रूप से इन इमोटिकॉन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथ ही साथ स्लैंग्स का इस्तेमाल ना करें। स्लैंग्स होते हैं जो हम कुछ बातचीत करते समय या व्हाट्सएप पे या किसी मैसेज ऐप पे बात करते समय लिखते हैं ना, डूड, कूल, ब्रो, सी या बॉस, इस तरह के शब्द, इनका इस्तेमाल प्रोफेशनली नहीं किया जाता है। इसीलिए इन स्लैंग्स का इस्तेमाल आप ईमेल में ना करें। साथ ही ईमेल पर जोक्स ना भेजें, ईमेल पर डोनेशंस की मांग ना करें, ईमेल में चेन ईमेल्स ना भेजें, कुछ भी ऐसा फॉरवर्ड ना करें जो कि अनौपचारिक है। ठीक है। साथ ही साथ हमने बात की थी कि CC के अंदर हम उन लोगों को रख सकते हैं जिन लोगों को हम ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं, की थी ना ये बात। पर इसका ये मतलब ना समझें कि आपका जिसको भी ईमेल दिखाने का मन करे आप सबको CC में रख लेंगे। आप अपने किसी फ्रेंड को बताना चाहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो आपने उनको भी CC में रख लिया। ऐसा बिल्कुल ना करें। ईमेल के CC बॉक्स में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखें जिनका उस ईमेल से कुछ ताल्लुक है, कुछ वास्ता है, वह भी उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या फिर वो जानकारी जाननी उनके लिए जरूरी है। अनरिलेटेड, जिन लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को उस CC बॉक्स के अंदर टैग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करना प्रोफेशनल नहीं माना जाता। और किसी एक ही पॉइंट को बार बार अलग अलग तरीके से ना समझाएं। जैसे आपने कोई एक बात लिखी, अब उसी को अलग अलग तरीके से बोलकर ना समझाएं अपने ईमेल के अंदर। ऐसा करने से आपका मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा, एक ही बात 4 तरीके से बोली जाएगी जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए अब देख लेते हैं ऐसी क्या चीजें हैं जिनको ईमेल लिखते समय नहीं करना चाहिए, ईमेल को कब बेसिकली इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, क्या ऐसी परिस्थितियां हैं। क्योंकि अब हम ईमेल लिखना अच्छे से जान चुके हैं,
पर इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज के लिए ईमेल ही लिख दिया जाए। देखते हैं कब ईमेल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, ईमेल का इस्तेमाल बैड न्यूज या फिर नकारात्मक बात कहने के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसे में सलाह दी जाती है कि आप फोन पर बात करके ही किसी को कोई नकारात्मक समाचार दें, क्योंकि ऐसे में आप उनको बेहतर समझा पाएंगे और अगर जरूरत है तो उनको सांत्वना भी दे पाएंगे। ऐसा ईमेल पर करना पॉसिबल नहीं है। उस मैसेज का जो इम्पैक्ट है, उस मैसेज का जो प्रभाव है, वो कुछ अलग तरीके से पड़ेगा अगर आप किसी नेगेटिव मैसेज को ईमेल के जरिए देते हैं। साथ ही साथ कोई बहुत ही जटिल मैसेज है, कोई ऐसी जानकारी है जिसको समझना थोड़ा कठिन है, या बहुत लंबे लंबे इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको भी सीधा ईमेल पर ना भेजें। पहले बातचीत करके सामने वाले व्यक्ति को समझाएं, फिर चाहें तो आप उन इंस्ट्रक्शंस को ईमेल पर भी भेज सकते हैं। पर जो बातें समझने में काफी कठिन हो उनको सीधा ईमेल पर ना करें। इसी के साथ, व्हेन यू रिक्वायर एन इमीडिएट रिस्पॉन्स, आपने किसी व्यक्ति को कुछ भेजा और अब आप इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहते हैं, तो ईमेल पर ऐसा हो सकता है कि आपको जो भी जवाब मिले वो बहुत जल्दी ना मिले। तो जब आपको जवाब पाने की जल्दी हो, कोई बहुत अर्जेंट आपको रिप्लाई चाहिए हो, तब उस बातचीत को फोन पर कीजिए, क्योंकि हो सकता है सामने वाला व्यक्ति जल्दी से ईमेल को ना देखे। इसी के साथ साथ, व्हेन द रिसीवर वांट्स एन अर्जेंट फीडबैक, जब सामने वाले व्यक्ति को आपसे कोई बहुत अर्जेंट फीडबैक या कोई बहुत अर्जेंट जानकारी चाहिए हो, तब भी ईमेल ना भेजें, क्योंकि हो सकता है सामने वाला व्यक्ति जल्दी से ईमेल को ना देखता हो। इस केस में उनको जल्दी रिप्लाई नहीं मिलेगा और काम लेट होता जाएगा। इसलिए जब सामने वाले व्यक्ति को जल्दी रिप्लाई चाहिए हो आपसे, तो अपना रिप्लाई भी आप फोन पर दे सकते हैं। फोन पर या किसी और माध्यम से जो कि जल्दी काम करे, उससे आप रिप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ, when it is difficult to explain the context or feelings in words, तो जब कुछ ऐसी बातें करनी हो जिसके अंदर आपकी भावनाएं इन्वॉल्व हो, आपको अपनी कोई भावनाओं को व्यक्त करना हो, तब भी ईमेल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कुछ बातें लिखने से बेहतर हम बोलकर समझा सकते हैं। तो इस स्थिति में भी आप कॉल करके अपनी बात को कहना प्रेफर कर सकते हैं और ईमेल नहीं लिखें। और साथ ही साथ ध्यान रखें, डू नॉट यूज ईमेल एज अ इमोशनल वेंटिंग मशीन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप बहुत गुस्से में हैं, किसी भावना से बहुत भरे हुए हैं, तब उस भावना को व्यक्त करने के लिए ईमेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अपने सहकर्मियों को वह बात बताने की बजाय आप प्रेफर करें कि उस बात को आप अपने किसी फैमिली मेंबर को बताएं। फोन पे बात करके उनसे सजेशन मांगे, अपने दोस्तों से बात करें, ना कि कोई एसएमएस या फिर कोई ईमेल लिखकर अपने सहकर्मी को या अपने किसी ऑफिस में काम करने वाले दोस्त को उस बात को बताएं। ऐसा क्यों ना करें? ऐसा इसलिए ना करें क्योंकि आपके ईमेल्स को आसानी से शेयर किया जा सकता है। हमने ये बात पहले भी की थी ना। तो ये बात का ध्यान रखते हुए आप अपनी किसी भी ऐसी बात को जिसमें आपकी भावनाएं इन्वॉल्व हो, उसको ईमेल के जरिए ना बताएं। साथ ही ईमेल्स आपके गुस्से को या आपके स्ट्रेस को दिखाने का सही माध्यम नहीं है। एक रीजन ये भी है कि आप अपनी परेशानी का शायद जल्दी हल चाहते हो, और जब आप ईमेल लिख रहे हैं ना, तो आपको अपनी परेशानी का हल जल्दी नहीं मिलेगा। ईमेल का रिप्लाई हो सकता है थोड़ा सा लेट आए। तो कोशिश कीजिए कि फोन करके बात कर लीजिए ऐसे में। इसी के साथ, ईमेल एक औपचारिक माध्यम है, ये बात भी हम पहले कर चुके हैं। इस रीजन से भी अपनी किसी भावना को ईमेल के ऊपर व्यक्त करना एक सही बात नहीं है ना? इसीलिए भी अपनी किसी बात को, किसी भावनात्मक बात को ईमेल के जरिए ना करें। ये भी हो सकता है कि आप अपनी बातचीत को ईमेल पर अच्छे से समझा ही ना पाए। ऐसे में सामने वाला व्यक्ति कुछ और समझ जाए, कुछ और रिएक्ट करे, क्योंकि कुछ बातें हम लिखने से बेहतर बोलकर समझा पाते हैं, स्पेशली वहां जहाँ पे आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व होती है। इसीलिए ईमेल को इमोशनल वेंटिंग मशीन की तरह इस्तेमाल ना करें।
अपने गुस्से को, अपने रोष को प्रकट करने के लिए या फिर अपनी उदासी को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल ना करें। फॉर्मल रूप से फॉर्मल जानकारी देने के लिए ही उसका इस्तेमाल करें। ठीक है। जो भी बातें इस भाग में बताई गई वो सब आपको अच्छे से समझ आई? बहुत अच्छे। तो आइए देख लेते हैं कि हम अगले भाग में क्या जानने वाले हैं। अगले भाग में, जो कि इस वीडियो का, इस पूरे ट्रेनिंग का आखिरी भाग होने वाला है, उसके अंदर हम जानने वाले हैं एल्बर्ट मेहराबियन कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में। ये मॉडल क्या है, इसकी बात हम अगले भाग में करेंगे। साथ ही साथ बहुत देर हो गई है, कोई एक्टिविटी नहीं की है, तो अगले भाग में हम एक्टिविटी करने वाले हैं जो कि आपको हमारे विषय को बेहतर समझने में मदद करेंगी। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।